आज के इस डीप डाइव में हम हम्म, एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कभी ना कभी हर उस इंसान के दिमाग में जरूर आता है जो रोज सुबह उठकर काम पर जाता है। बिल्कुल। मतलब हम अपने आसपास देखते हैं लोग दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अपने जीवन के सबसे बेहतरीन साल किसी ऑफिस के कैबिन में या दुकान पर गुजार रहे हैं। हाँ, और ये बहुत आम बात है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि आखिर 90% लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। या अगर पूरी तरह से गरीब ना भी रहें तो जीवन भर एक अजीब सी आर्थिक तंगी, मतलब एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से क्यों जूझते रहते हैं? बिल्कुल। और आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इसी रहस्य को डिकोड करने पर केंद्रित है। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की सबसे आइकॉनिक किताबों में से एक का बहुत ही विस्तृत रिव्यू है। हम बात कर रहे हैं 1997 में आई रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन केवल इस किताब की समरी देना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन स्रोतों के आधार पर उस माइंडसेट को समझना है जो अमीरी और गरीबी के बीच की असली लकीर खींचता है। और साथ ही हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल और कॉलेज हमें पैसे के मामले में पूरी तरह से अनपढ़ छोड़ देते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो 10% लोगों को फाइनेंशियली फ्री कर देती है और बाकी 90% को उसी चूहे बिल्ली की दौड़ में फंसाए रखती है? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाली चर्चा होने वाली है। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल कहानी से होती है। हाँ, जो इस पूरी डिबेट का आधार है। बिल्कुल। ये कहानी है लेखक के दो पिताओं की। और यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये कोई बायोग्राफी नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में दो बिल्कुल अलग तरह की विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ है पुअर डैड, जो लेखक के असली पिता हैं। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और ये एक बहुत ही सुरक्षित सरकारी नौकरी करते हैं। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जो असल में लेखक के दोस्त के पिता हैं। ओके। इनके पास कोई बहुत बड़ी एकेडमिक डिग्री नहीं है, शायद इन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये एक मास्टर हैं। अब जो बात अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं वो ये है कि ये कहानी शिक्षा या पढ़ाई लिखाई के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी की पूरी कहानी विशुद्ध रूप से पैसे की मानसिकता या मनी साइकोलॉजी के बारे में। हाँ। रिव्यू साफ तौर पे हाईलाइट करता है कि गरीब और मिडिल क्लास मानसिकता वाले लोग जीवन भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग अपने पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है। रुको, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। वो क्या? मतलब बचपन से तो यही सिखाया जाता है कि जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। हाँ, हर घर में यही कहानी है। और जितनी अच्छी नौकरी होगी इंसान उतना ही अमीर होगा। लेकिन इस कहानी में जो पुअर डैड हैं वो तो हाईली एजुकेटेड है, फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो परंपरागत सोच है कि अच्छी डिग्री ही पैसे की गारंटी है, वो पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल। और यही वो इल्यूजन है, वो भ्रम है जिसे ये रिव्यू तोड़ता है। मतलब डिग्री से पैसा नहीं आता? देखिए, अच्छी डिग्री एक अच्छी नौकरी की गारंटी तो दे सकती है, लेकिन वो अमीरी या फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी कभी नहीं दे सकती। हाँ, ये बात तो है। और यहीं से वो मानसिकता का अंतर शुरू होता है, जिसके कारण 90% लोग गरीब रह जाते हैं। हाँ, वो स्रोत में जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, वो बहुत मजेदार है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि अचानक कहीं से 10,000 रुपए का एक बोनस मिल जाता है। तो अब इस 10,000 रुपए के साथ क्या किया जाएगा, ये पूरी तरह से उस इंसान के माइंडसेट पर निर्भर करता है। सही बात है। रिव्यू समझाता है कि एक गरीब या मिडिल क्लास मानसिकता वाला व्यक्ति क्या करेगा। वो तो तुरंत उस पैसे को खर्च करने का बहाना ढूंढेगा। एकदम। कोई नया गैजेट ले लिया जाएगा या कोई महंगी ट्रिप प्लान कर ली जाएगी, या फिर किसी नई ईएमआई का डाउन पेमेंट कर दिया जाएगा, वो नया फोन जो मार्केट में आया है। हाँ बिल्कुल। और उसे लगेगा कि उसने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लिया है। एक पल के लिए वो अमीर महसूस करेगा, लेकिन असल में उसका बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। सटीक बात। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति है, उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। वो क्या करेगा? वो उस 10,000 रुपए को खर्च करने के बजाय उससे निवेश करने यानी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। मतलब वो पैसे से पैसा बनाने की सोचेगा। हाँ,
शायद वो किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लगाएगा या अपने किसी छोटे बिजनेस में उस पैसे को डालेगा। ये देखने में तो एक बहुत ही छोटा सा निर्णय लगता है। लेकिन समय के साथ यही छोटी सी आदत कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा फासला पैदा कर देती है। बिल्कुल। 10,000 रुपए खर्च करने वाले के पास अंत में कुछ नहीं बचता, लेकिन निवेश करने वाले का पैसा एक कर्मचारी की तरह दिन रात काम करने लगता है और उसके लिए और ज्यादा पैसा कमा कर लाता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम उस सिद्धांत पर आ रहे हैं जो इस पूरी किताब का, और सच कहूं तो पूरी फाइनेंशियल दुनिया का सबसे बड़ा पिलर है। आप एसेट बनाम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। एसेट बनाम लायबिलिटी का फर्क। स्रोत के अनुसार जो इंसान इसे कॉन्सेप्ट को नहीं समझता वो कभी भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच है। रिव्यू में इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। हाँ, एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो किसी की भी जेब में पैसा डाले। और इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं, जैसे कि किराए पर दिया हुआ कोई घर, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हो, कोई खुद का बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चल रहा हो, या फिर किसी किताब या पेटेंट से आने वाली रॉयल्टी। बिल्कुल, ये सब वो मशीनें हैं जो लगातार पैसा बना रही हैं। और इसके ठीक विपरीत है लायबिलिटी यानी दायित्व। रिव्यू की परिभाषा के अनुसार लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा निकाले। और मजे की बात यह है कि हमारे समाज में लोग जिन चीजों को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं वो असल में सबसे बड़ी लायबिलिटीज होती हैं। सही कहा। उदाहरण के तौर पर ईएमआई पर ली गई एक बहुत महंगी कार, लेटेस्ट मॉडल का महंगा फोन, या फिर ईएमआई पर लिया गया एक बहुत बड़ा घर जिसमें इंसान खुद रह रहा है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो 90% लोग इसलिए गरीब रहते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वे जीवन भर सिर्फ लायबिलिटीज खरीदते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो उन्हें भूल से एसेट समझ बैठते हैं। बिल्कुल। लेखक का ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही गहरा है कि अमीर लोग असली एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और खुद को तसल्ली देते हैं कि उन्होंने संपत्ति बना ली है। रुको, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग इस बात से बिल्कुल असहमत होंगे। किस बात से? खासकर हमारे कल्चर में अपना खुद का घर होना तो जिंदगी का सबसे बड़ा सपना माना जाता है। हाँ, ये तो है। इसे सबसे बड़ी सिक्योरिटी, सबसे बड़ा एसेट कहा जाता है। लोग अपनी 20-20 साल की कमाई एक घर की ईएमआई चुकाने में लगा देते हैं। तो फिर ये किताब और ये रिव्यू उस घर को लायबिलिटी क्यों कह रहा है? ये बात तो लोगों की बरसों की सोच पर सीधा प्रहार है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और रिव्यू में इस डिबेट को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। अच्छा, कैसे? देखिए, बात ये नहीं है कि घर खरीदना गलत है, बात कैश फ्लो यानी पैसे के बहाव की दिशा की है। कैश फ्लो मतलब पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा घर खरीदता है जिसमें वो खुद रहता है, तो क्या वो घर उसे हर महीने कोई इनकम दे रहा है? नहीं, इनकम तो नहीं दे रहा। उल्टा हर महीने उस घर की ईएमआई जा रही है, उसका मेंटेनेंस जा रहा है, टैक्स जा रहा है। यानी वो घर जेब से लगातार पैसा बाहर निकाल रहा है। बिल्कुल। इसलिए फाइनेंशियल टर्म्स में वो एक लायबिलिटी है। ओहो। लेकिन अगर वही घर किसी को किराए पर दे दिया जाए और वो ईएमआई और मेंटेनेंस का खर्च निकालने के बाद भी हर महीने जेब में कुछ पॉजिटिव इनकम डाल रहा हो, तब जाकर वो एक असली एसेट बनता है। एकदम सही समझे आप। मतलब सारा खेल इस बात का है कि पैसा जेब में आ रहा है या जेब से जा रहा है। हाँ, यही कैश फ्लो का नियम है। ये जो भ्रम है ना, ये सच में बहुत खतरनाक है। जब कोई शोरूम से एक चमचमाती हुई कार निकाल कर लाता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी नेट वर्थ बढ़ा ली। लेकिन जैसे ही वो कार शोरूम से बाहर आती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और ऊपर से अगले 5 साल तक ईएमआई का बोझ जेब पर पड़ जाता है। सो अलग। बिल्कुल। ये जो स्पष्ट विभाजन है कि क्या जेब में पैसा ला रहा है और क्या जेब से पैसा ले जा रहा है, यही वो चाबी है जो ज्यादातर लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाते। और इसका नतीजा ये होता है कि जैसे जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्चे और उनकी लायबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं। सही कहा। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। आय बढ़ी तो घर बड़ा कर लिया, गाड़ी बड़ी कर ली, और अंत में बचत वहीं की वहीं शून्य रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने समझदार और इतने पढ़े लिखे लोग
इस बुनियादी अंतर को क्यों नहीं समझ पाते? इसका जवाब भी स्रोत में है ना। हाँ, स्रोत इसका बहुत ही सटीक कारण बताता है और वो कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली की भयंकर कमियां। ये पॉइंट मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। रिव्यू में फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा की कमी पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। स्कूलों में सालों तक गणित के जटिल फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, साइंस के सिद्धांत रटाए जाते हैं, इतिहास की तारीखें याद करवाई जाती हैं। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। हाँ, कि कोई भी स्कूल ये कभी नहीं सिखाता कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, शेयर बाजार में निवेश कैसे किया जाए, हाँ, या एक सफल बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है। ये एक ऐसी बात है जिससे कोई भी रिलेट कर सकता है। हम अपनी जिंदगी के 15-20 साल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में झोंक देते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब पहली सैलरी हाथ में आती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाता है, तो इंसान बस हैरान होकर देखता रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कानूनी तरीके से इस टैक्स को कैसे बचाया जाए, या बचे हुए पैसे को इन्फ्लेशन यानी महंगाई को मात देने के लिए कहाँ निवेश किया जाए। सच तो ये है कि हमारे स्कूल हमें केवल एक अच्छा और आज्ञाकारी कर्मचारी बनना सिखाते हैं। रिव्यू का ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है कि स्कूल हमें पैसे बनाना नहीं सिखाते, बल्कि दूसरों के लिए नौकरी करना सिखाते हैं। इसलिए ये बात पूरी तरह से लॉजिकल लगती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी यूनिवर्सिटी किसी को चम्मच से पिलाएगी। हाँ, ये एक ऐसी स्किल है जिसे खुद अपने दम पर सीखना ही पड़ता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या वास्तव में केवल अच्छी पढ़ाई और एक सुरक्षित नौकरी ही जीवन में शांति और सुरक्षा की गारंटी है? पुअर डैड का पूरा जीवन तो इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनका एक ही फॉर्मूला था, खूब पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और किसी बड़ी कंपनी या सरकारी संस्था में एक सुरक्षित नौकरी पालो। ये वो रास्ता है जिस पर समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है। लेकिन रिच डैड का मार्ग और उनका नजरिया इससे बिल्कुल उलट था। उनका फॉर्मूला क्या था? उनका फॉर्मूला था, सिस्टम को समझो, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, स्मार्ट निवेश करो और इनकम के कई सारे स्रोत यानी मल्टीपल इनकम सोर्सेज तैयार करो। क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि कोई भी नौकरी कभी भी 100% सुरक्षा नहीं दे सकती। बिल्कुल सही। इस जानकारी में सबसे खास बात क्या लगती है? मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हिट करती है वो ये है कि हम सिर्फ एक सिंगल सैलरी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी, अपने बच्चों का भविष्य और अपने बुढ़ापे का प्लान सब कुछ डिजाइन कर लेते हैं। ये बहुत रिस्की है। पुअर डैड जो इतने पढ़े लिखे थे, उनकी ये सुरक्षित नौकरी वाली सोच उन्हें कभी भी वो आजादी नहीं दे पाई जिसकी उन्हें तलाश थी। वो हमेशा बिल चुकाने की चिंता में रहते थे। जबकि कम पढ़े लिखे रिच डैड ने ये बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि असली सुरक्षा किसी बॉस के हाथ में नहीं है, बल्कि उन एसेट्स की पोर्टफोलियो में है जो इंसान खुद बनाता है। यही वो ट्रैप है जिसे समझना सबसे जरूरी है। नौकरी की सुरक्षा आज के समय में एक बहुत बड़ा भ्रम है। कॉर्पोरेट दुनिया में ले-ऑफ्स यानी छटनी कभी भी हो सकती है। स्रोत भी इसी जोखिम की ओर इशारा करता है। अगर किसी भी इंसान की आमदनी का केवल एक ही स्रोत है, चाहे वो कितनी भी हाई पेइंग जॉब क्यों ना हो, तो वो व्यक्ति एक बहुत ही नाजुक स्थिति में जी रहा है। एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। और यहीं से रिव्यू हमें किताब के सबसे बड़े नियम और वित्तीय स्वतंत्रता के असली ब्लूप्रिंट की ओर ले जाता है। वो नियम यह है कि कभी भी आय के केवल एक साधन पर निर्भर मत रहो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी नियम है। स्रोत में मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की बात पे बहुत जोर दिया गया है। मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब करे, लेकिन साथ ही साथ आमदनी के दूसरे रास्ते भी खोले, जैसे कि रेंटल इनकम या फिर स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड्स, या कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जो वीकेंड्स पर चलाया जा सके। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। जब किसी के पास आमदनी के 3-4 अलग-अलग साधन होते हैं, तो अगर किसी वजह से एक साधन बंद भी हो जाए या नौकरी छूट जाए, तो बाकी के साधन उसे गिरने नहीं देते। यही वो चीज है जिसे असल में वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। इस पूरी फिलॉसफी को और भी गहराई से समझने के लिए रिव्यू में किताब के कुछ बहुत ही पावरफुल कोट्स का जिक्र किया गया है। हाँ, ये कोट सिर्फ कुछ लाइनें नहीं है, बल्कि पूरी फाइनेंशियल दुनिया का निचोड़ है। पहला कोट कौन सा है? पहला कोट है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हमने इस पर चर्चा की कि कैसे निवेश किया हुआ एक एक रुपया आपका कर्मचारी बन जाता है जो 24 घंटे काम करता है बिना किसी छुट्टी के। बिल्कुल। और दूसरा कोट जो स्रोत में हाईलाइट किया गया है, वो तो और भी ज्यादा आंखें खोलने वाला है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, बट हाउ मच मनी यू कीप। इसका मतलब है
कि ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि कोई इंसान कितना पैसा कमाता है। बल्कि असल बात यह है कि वो कितना पैसा बचाकर और निवेश करके रख पाता है। ये बात सीधे तौर पर उस एसेट और लायबिलिटी वाली बहस से जुड़ती है। सोचकर देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल इतनी महंगी है, उसकी कारों और घरों की ईएमआई इतनी ज्यादा है कि महीने के अंत में उसके पास निवेश करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो टेक्निकली वो इंसान भी गरीब ही है। वो सिर्फ एक बहुत ही फैंसी रैट रेस में दौड़ रहा है। वहीं अगर कोई इंसान महीने का 50,000 कमाता है, लेकिन उसमें से 15,000 रुपए स्मार्ट तरीके से एसेट्स में डालता है, तो वो उस 5 लाख कमाने वाले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। एकदम सटीक उदाहरण। और तीसरा महत्वपूर्ण कोट है, फाइनेंशियल फ्रीडम कम्स फ्रॉम एसेट्स। यानी वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ एसेट्स से आती है, सैलरी से नहीं। जब तक ऐसे एसेट्स का निर्माण नहीं होगा जो इंसान के सो जाने पर भी पैसा बनाते रहें, तब तक स्वतंत्रता केवल एक सपना ही रहेगी। बिल्कुल सही। अब क्योंकि हम इस स्रोत का एक निष्पक्ष और विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें इसके क्रिटिकल पहलुओं को भी देखना होगा। हाँ, रिव्यू में एक बहुत ही अच्छा रियलिटी चेक दिया गया है, जहां इस किताब की खूबियों के साथ साथ इसकी कमियों को भी सामने रखा गया है। ये हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती। रिव्यू के मुताबिक इस किताब की सबसे बड़ी ताकत इसकी भाषा और इसकी अप्रोच है। आमतौर पर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बातें बहुत ही बोरिंग और भारी भरकम शब्दों से भरी होती हैं, जिन्हें आम इंसान समझ ही नहीं पाता। लेकिन इस किताब ने उन सभी कॉम्प्लेक्स चीजों को एक कहानी में पिरोकर बहुत ही आसान बना दिया है। ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स नहीं देती, ये इंसान के सोचने के तरीके को, उसके माइंडसेट को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। यह समाज द्वारा पैसे के इर्द गिर्द बुने गए उन जालों को काटती है जिनमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। रिव्यू में ये भी स्पष्ट किया गया है कि बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस किताब की आलोचना भी करते हैं। सबसे बड़ी शिकायत जो सामने आती है वो ये है कि इसमें प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्टेप्स की भारी कमी है। मतलब ये किताब ये तो बहुत अच्छे से समझा देती है कि एसेट्स बनाने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताती कि कल सुबह उठकर शेयर बाजार में कौन सा स्टॉक खरीदना है, या किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे करनी है, या एक नया बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है। इसके अलावा एक और विवाद ये भी है कि रिच डैड का जो किरदार है वो शायद असल में था ही नहीं। हाँ, कुछ आलोचकों का मानना है कि वो केवल एक काल्पनिक कैरेक्टर है जिसे अपनी बात समझाने के लिए गढ़ा गया था। ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है। अगर कोई इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड ढूंढ रहा है तो उसे निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, तो क्या इस बात से सच में कोई फर्क पड़ता है कि रिच डैड असल में थे या नहीं? मेरा भी यही मानना है। अगर उनके नाम पर जो लेसन्स और जो फिलॉसफी दी गई है वो काम करती हैं और वो लोगों को फाइनेंशियल गुलामी से बाहर निकाल सकती हैं, तो कहानी का काल्पनिक होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि मानसिकता बदलने के लिए ये किताब बेहतरीन है। लेकिन एक्शन लेने के लिए लोगों को और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और भी स्किल सीखनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिव्यू का निष्कर्ष भी कुछ ऐसा ही है। इन सारी कमियों के बावजूद रिव्यू के अंत में इसे जो रेटिंग दी गई है वो 10 में से 9 है। ये एक असाधारण रेटिंग है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये किताब कुछ खास लोगों के लिए तो एक मस्ट रीड है। जैसे वो लोग जो अपनी 9 to 5 की जॉब में फंसा हुआ और घुटन महसूस करते हैं, वो लोग जो अपना कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, और कोई भी ऐसा इंसान जो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। और रिव्यू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट और जोड़ा गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अक्सर लोग सीधा मार्केट में कूद पड़ते हैं बिना अपनी साइकोलॉजी को सेट किए। लेकिन ये स्रोत बताता है कि किसी भी बाजार में अपना पैसा जोखिम में डालने से पहले पैसे को लेकर सही माइंडसेट होना सबसे पहली शर्त है। ये किताब सिखाती है कि पैसिव इनकम का असली महत्व क्या है और लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे काम करती है। बिना इस बुनियादी समझ के कोई भी ट्रेडर हो या बिजनेसमैन, वो पहले ही झटके में मार्केट से बाहर हो सकता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत और गहरे विश्लेषण को समेटें, तो उस सवाल का जवाब बहुत साफ हो जाता है कि 90% लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, या आर्थिक रूप से हमेशा क्यों संघर्ष करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है पैसे की सही समझ, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन का पूरी तरह से नदारत होना। लोग पूरी जिंदगी केवल एक नौकरी के भरोसे, एक सिंगल इनकम सोर्स के सहारे बैठे रहते हैं। और जब भी उनके पास थोड़ा पैसा आता है तो वे एसेट्स बनाने के बजाय समाज में अपनी झूठी हैसियत बढ़ाने के लिए ईएमआई पर लायबिलिटीज को इकट्ठा करते रहते हैं।
इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि वित्तीय साक्षरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई सरकार आकर किसी को सिखाएगी। कोई भी आकर ये चेतावनी नहीं देगा कि ईएमआई पर लिया गया वो नया फोन या वो बड़ी गाड़ी भविष्य को कैसे दीमक की तरह खोखला कर रही है। ये 100% एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसे खुद अपने प्रयासों से सीखना पड़ता है। चाहे वो इस तरह के विश्लेषण सुनकर हों, किताबें पढ़कर हों या फिर अपनी ही गलतियों से सबक लेकर हों। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि पैसे का गेम कैसे काम करता है, वे जीवन भर सिर्फ बिल चुकाने के लिए ही काम करते रहेंगे। ये बात सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। मानसिकता को बदलना ही उस चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है, जिसमें समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनजाने में फंसा हुआ है। बिल्कुल। इस चर्चा ने स्रोत सामग्री के आधार पर यह तो पूरी तरह से डिकोड कर दिया है कि 90% लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। हाँ। लेकिन इस डीप डाइव का समापन हम एक ऐसे विचार के साथ करना चाहेंगे जो सीधे तौर पर भले ही उस रिव्यू में ना लिखा हो, लेकिन आज की पूरी चर्चा का अंतिम टेस्ट है। जरा इत्मीनान से इस बात की कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह उठने पर वर्तमान आमदनी का जो एकमात्र साधन है, चाहे वो कितनी भी अच्छी नौकरी हो या कोई एक बिजनेस हो, वो अचानक पूरी तरह से बंद हो जाए, रातों रात जीरो हो जाए, तो क्या बैकअप में कोई ऐसा एसेट मौजूद है जो बिना कोई काम किए अगले 1 साल तक जीवन शैली को ठीक उसी स्तर पर बनाए रख सके? ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सवाल है। असल में यही वो लिटमस टेस्ट है जिससे ये मापा जा सकता है कि कौन वित्तीय रूप से सच में सुरक्षित है और कौन केवल सुरक्षित होने का नाटक कर रहा है। यदि इस सवाल का जवाब अंदर से नहीं आता है, तो ये ब्रह्मांड का सबसे स्पष्ट संकेत है कि अभी भी फोकस गलत जगह पर है और एसेट्स बनाने की तुरंत जरूरत है। एकदम सही। और यदि जवाब नहीं है, तो शायद आज रात ये बैठकर सोचने का समय आ गया है कि रोजमर्रा की इस अंधी दौड़ में, जिसे हम रैट रेस कहते हैं, लोग आखिर किसके लिए अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल कुर्बान कर रहे हैं? क्या लोग सच में अपनी खुद की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, या वे सिर्फ अपने पैसों के लिए काम कर रहे हैं ताकि महीने की पहली तारीख को अपनी उन लायबिलिटीज की ईएमआई चुका सकें जो उन्होंने दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदी थीं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इस शक्तिशाली और चुभने वाले विचार को हम यहीं छोड़ते हैं ताकि इस पर गहराई से मंथन किया जा सके। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने और इस विषय की गहराइयों में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में